हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में, जो कि हमारे यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 होने वाला है। तो इसकी नोट्स आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में। तो देखिए, फॉर्मूलरी का नाम हो सकता है आपने सुन रखा हो। ये हमारा फार्माकोपिया जैसी ही होती है, जिसमें हमारी ड्रग्स की लिस्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा थ्योरी वाइज देखें तो ये हमारी क्या होती है। इट इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन अप्रूव्ड फॉर यूज विद इन अ हॉस्पिटल। देखिए, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें इसको, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता क्या है। ये हमारी समझ लीजिए एक ऑफिशियल लिस्ट ऑफ बुक होती है, ठीक है, जिसमें हमारी मेडिसिन मतलब लिस्टेड होती हैं। एक बुक होती है जिसके अंदर हमारी मेडिसिन लिस्टेड होती हैं। और देखा जाए, ठीक है, तो होना यही चाहिए कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर जितनी मेडिसिन लिस्ट हैं, सिर्फ वही हमारी एक हॉस्पिटल के अंदर यूज होनी चाहिए। तो मतलब इसके अंदर देखिए, सारी ही मेडिसिन लिस्टेड होती हैं जो कि जरूरत पड़ती है यूज करने की। मतलब आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर हमारी जो भी मेडिसिन यूज हो सकती हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, वो सारी की सारी ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं। बाकी यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझे, तो यहाँ पे जो मेडिसिन है वो जेनरिक फॉर्म में लिस्टेड होती हैं। मतलब उनका कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं होता है। तो देखिए, कहा होना यही चाहिए कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर जैसे मेडिसिन हैं तो वो जेनरिक फॉर्म में लिस्टेड है। तो डॉक्टर्स जब भी यहाँ पे किसी पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो उनको उसी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर की मेडिसिन को ही मेंशन करना चाहिए। कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं करना चाहिए। बट आज के दिन में आपको पता है ऐसा होता नहीं है। जब भी डॉक्टर्स यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वहाँ पे वो ब्रांडेड नेम ही लिखते हैं, मेडिसिन का जेनरिक नेम नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर उन्हें पैरासीटामॉल लिखनी होगी तो वो पैरासीटामॉल नहीं लिखेंगे, वो या तो डोलो लिखेंगे या तो कैलपॉल लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो ब्रांड नेम से पैरासीटामॉल लिखने को मिलती है। तो मतलब देखा जाए तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। प्रैक्टिकल यूज इसका आज के दिन में थोड़ा कम ही होता है, बट फिर भी हमारे सिलेबस में है। एथिकली होना यही चाहिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हॉस्पिटल फॉर्मूला एक ऑफिशियल लिस्ट होती है मेडिसिन की, जो कि अप्रूव्ड होती है हॉस्पिटल में यूज करने के लिए। बाकी इट गाइड्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन सेलेक्टिंग सेफ, इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए, जो भी ड्रग्स इसके अंदर मेंशन होती है वो सारी मतलब प्री टेस्टेड होती हैं, तो वो सेफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं और कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि जेनरिक नेम मेंशन होता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर यहाँ पे इसका यूज करते नहीं है, तो आज के दिन में कॉस्ट एफिशिएंट रह नहीं जाता है। बट अगर यहाँ पे फॉर्मुलरी के अंदर की मेडिसिन ही यूज करी जाए तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकती है। द फॉर्मुलरी इज रेगुलरली अपडेटेड बेस्ड ऑन क्लिनिकल एविडेंस, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। और यहाँ पे देखिए, जो भी फॉर्मुलरी है ये हर साल, लगभग हर साल इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस होते ही रहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ड्रग्स यहाँ पे हो सकता है नई भी हमारी मार्केट में आती हैं, या फिर कुछ कुछ पुरानी ड्रग्स हो सकता है कि हमारी मार्केट से रिमूव कर दी जाती हैं। तो उन सभी के लिए इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट के बेसिस पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इंश्योर करती है कि जो डॉक्टर यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, भाई देखिए, होना यही चाहिए कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर जितनी मेडिसिन हैं डॉक्टर उन्हीं को प्रिस्क्राइब करें। उन्हीं के अंदर से जो भी जरूरी मेडिसिन जिस पेशेंट को देनी है उसी को वही प्रिस्क्राइब करें। तो अगर डॉक्टर ऐसा करते हैं तो भाई देखिए, उसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं वो बहुत ही सेफ हैं, इफेक्टिव हैं और एविडेंस बेस्ड हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब मेडिसिन काफी सही रहेंगी अगर फॉर्मूलरी के बेस पे प्रिस्क्राइब करी जाए। अब देखिए, फॉर्मुलरी के बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बस यहाँ पे डॉक्टर्स आज के दिन में क्या करते हैं कि भाई जेनरिक नेम के बजाय ब्रांड नेम यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी दवा तो वही रहती है, क्योंकि फॉर्मुलरी के अंदर भी हमारी लगभग सारी दवाएं ही मेंशन होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, रिड्यूस एरर्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड ड्रग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मेडिसिन वहाँ पे मेंशन होती हैं वो सभी ऑलरेडी सारी चीज़ों को देख के बनाई जाती हैं कि कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं देखने को मिल सकता है। और अगर कोई दो दवा का ड्रग इंटरेक्शन है तो वो भी वहाँ मेंशन होता है, ठीक है, कि इन दो दवा को साथ में नहीं देना है। तो वो सारी चीज़ें अगर डॉक्टर ध्यान में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें बच बच सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन का यूज भी इनकरेज होता है, जो कि एक्चुअल में नहीं हो पाता है। बट प्रिवेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर पेशेंट जेनरिक नेम से मेडिसिन बाई करेगा तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती हैं, उसको सस्ती पड़ती हैं। तो उसका जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो अननेसेसरी उसको स्पेंड करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। बट आज के दिन में ऐसा नहीं होता है। बाकी देखिए, ये हमारा सिंप्लीफाइड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि खरीदना, मेडिसिन को ऑब्टेन करना, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे जो भी मेडिसिन यहाँ पे मेंशन है, हमें सिर्फ उन्हीं को लेना है, स्टॉक भी उन्हीं का मेंटेन करना है, ठीक है। और डुप्लीकेशन भी आप यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे मेडिसिन जो है
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि वहाँ पे डुप्लीकेशन वगैरह ना होने पाए। उसके बाद यहाँ पे एक रेफरेंस की तरह सर्व करता है, क्योंकि इसको मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी को रेफरेंस मानकर ही डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स जो है मेडिसिन को जो है अप्रूव करते हैं या फिर अप्रूव्ड मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रमोट प्रिस्क्राइबिंग ऑफ जेनरिक नेम टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि देखा जाए तो अगर फॉर्मूलेरी को फॉलो करें तो जेनरिक नेम की मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब ओरिजिन की हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला साइंटिफिक फॉर्मूलेरी इंडिया में जो है 1968 में डेवलप किया गया था फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ सीएमसी वेल्योर। ठीक है, तो एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्योर में। ठीक है, तो वहाँ का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है तो वहीं पे सबसे पहली हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी यहाँ पे डेवलप करी गई थी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया के अंदर जो पहली हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी थी, ठीक है, वो यहाँ पे डेवलप करी गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल त्रिवेंद्रम में। ठीक है, 1997 में। तो ये हमारा थोड़ा सा इसका हिस्ट्री वगैरह हो जाता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट में क्या क्या चीजें होती हैं कि सबसे पहली बात तो इसमें 3 मेजर पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन में हमारा होना चाहिए इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग ड्रग्स, यानी ड्रग्स से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे ड्रग को लिस्ट किया जा रहा है, ठीक है, किस किस मैनर में लिस्ट किया जा रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या फिर किस तरीके से, तो वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी है तो वो भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए जो भी ड्रग की कैटेगरीज है, जैसे फॉर्मुलरी ड्रग्स हैं या फिर नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स भी कुछ कुछ होती हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मुलरी के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मतलब मेंशन होती हैं बहुत ही क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीटीसी। देखिए पीटीसी होता है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, जिसको हमें अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है काफी डिटेल में। तो आप ये समझो कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी होती है और यही हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी को डिजाइन करती है। उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो भी यहाँ पे यही कमेटी यहाँ पे अप्रूव करती है। तो इसके अंदर देखिए जो भी मेंबरशिप है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी की, जो भी इसके ऑपरेशन हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है हमारे हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी के अंदर। ठीक है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल रेगुलेशंस अबाउट प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल की क्या क्या रेगुलेशन है, दवा को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे पेशेंट को देना है, कैसे उसको पेशेंट को किस रूट से एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर मतलब कि दवा को लेना कैसे है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है, इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ ड्रग्स ऑर्डर। तो जैसे कि देखिए जब भी यहाँ पे एक मतलब हमारा जो भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जब वो दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, तो राइटिंग ऑफ ड्रग ऑर्डर मतलब कि किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में दवा को लिखना है। वर्बल ड्रग ऑर्डर, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स यहाँ पे जैसे मान लीजिए पेशेंट हमारा एडमिट है, तो कभी कभी डॉक्टर यहाँ पे अपने मुंह से, वर्बल मतलब कि माउथ से, ठीक है, बोल के, तो कभी कभी क्या होता है कि फार्मासिस्ट या नर्स को जो है डॉक्टर बोल के भी कुछ ड्रग्स का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने लिख के ना दिया प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन जो नर्स या फार्मासिस्ट है हो सकता है डॉक्टर ने उनको जो है डायरेक्टली मुंह से बोल दिया हो कि ये दवा भी इस पेशेंट को दे देना। हो सकता है डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखा हो लेकिन मुंह से बोल के बता दिया हो, तो उसको भी बोलने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। तो वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। अब कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जो है मतलब कह सकते हो जो नर्स या फार्मासिस्ट हैं उन्हें कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देना होता है। अगर डॉक्टर ने उन्हें रिकंटिन्यू करने का ऑर्डर नहीं दिया है, तो जब एक बार वो दवा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दवा जो है नर्स या फार्मासिस्ट को ऑटोमेटिकली उस दवा को स्टॉप कर देना है। उसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो अगर जो पेशेंट है अगर वो खुद से दवा ले रहा है तो उसको कैसे लेनी है, उसको क्या क्या गाइडेंस देनी है, तो उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग जो भी रेगुलेशंस होती हैं वो भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर सच एज प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग, हैंडलिंग ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें किस तरीके से लेबलिंग, प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखनी है। भाई प्रिस्क्रिप्शन में एक डॉक्टर क्या क्या चीजें लिखता है, पेशेंट का नाम वगैरह तो होता ही है, उसके अलावा जो दवा है उसकी कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम लेनी है, कब कब लेना है, कैसे उसको स्टोर वगैरह करना है, तो प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीजें लेबल करनी है। ठीक है, उसके बाद हैंडलिंग ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। अब
मान लीजिए कि जो पेशेंट है वो मान लीजिए ड्रग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर मांग रहा है, या फिर हो सकता है जो डॉक्टर है वही हमारा कोई इन्फॉर्मेशन ड्रग से रिलेटेड मांग रहा है, तो फार्मासिस्ट को उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके बताना है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीज, तो जो पेशेंट यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल में रुकते नहीं है, बस तुरंत ही आते हैं, दवा लेके चले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे दवा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं उसके रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन ऑन यूजिंग द फॉर्मुलरी, इट इंक्लूड्स हाउ फॉर्मुलरी एंट्रीज आर अरेंज्ड एंड द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ईच एंट्री। तो यहाँ पे देखिए भाई फॉर्मुलरी को यूज कैसे करना है, कैसे हमारा डॉक्टर फार्मासिस्ट फॉर्मुलरी को यूज करेंगे, और इसमें वो सारी चीजें मेंशन होती है कि कैसे फॉर्मुलरी में एंट्री अरेंज है और कैसे इन्फॉर्मेशन हमारी ईच एंट्री में मेंशन है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर जो है मेंशन होनी चाहिए। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ पहला वाला पोर्शन देखा जिसमें हमने देखा इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड जो भी प्रोसीजर्स हैं ड्रग से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए उसको हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं अपने ड्रग प्रोडक्ट्स लिस्टिंग के बारे में। तो भाई देखिए जो हमारी ड्रग्स है, तो यही तो हमारे फॉर्मुलरी का मेन कंटेंट है। तो कैसे हमारी ड्रग यहाँ पे लिस्ट होनी है, तो यहाँ पे देखिए अब जैसे जो हमारी ड्रग्स है, तो वो हमारी सबसे सिंपल वे होता है कि जो ड्रग का जेनरिक नेम है, तो जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली मेंशन हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ए नाम से जितनी भी जेनरिक ड्रग्स हैं उनको मेंशन कर दो, फिर ऐसे बी नाम से जितनी मेंशन है उनको कर दो, ठीक है। फिर ऐसे करते करते जैसे पी से पैरासीटामॉल होता है, तो पैरासीटामॉल कहाँ, पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो जेनरिक नेम है, तो अल्फाबेटिकली जेनरिक नेम से हम लोग यहाँ पे दवा को मेंशन कर सकते हैं। बाकी एक और तरीका होता है कि पहले हम लोग यहाँ पे सारी थेराप्यूटिक क्लास को ले लें और उस थेराप्यूटिक क्लास के अंदर जो भी ड्रग्स हैं उनको अल्फाबेटिकली मेंशन करें। जैसे मान लीजिए कि हमारा एंटीबायोटिक क्या हो गई, एक थेराप्यूटिक क्लास हो गई, तो अब इस एंटीबायोटिक के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकली मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एंटीबायोटिक्स में बात करें तो ए से जितनी भी एंटीबायोटिक हैं वो पहले मेंशन हो गई, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते जब ए से कंप्लीट हो गया तो बी से, अच्छा बी से किसी एंटीबायोटिक का नाम अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी देखिए जब बी से कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा सेफिक्सिम हो गया, फिर ऐसे करते करते जब सी से खत्म हो गया तो डी से, मतलब पहले हमने एक क्लास ले ली, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने अल्फाबेटिकली ड्रग्स को अरेंज किया। इसी तरीके से और भी अलग अलग क्लास हो जाएंगी, ठीक है, एंटी फंगल, तो मतलब कि सभी क्लास के अंदर जो ड्रग्स हैं उनको अल्फाबेटिकली भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है ड्रग को लिस्ट करने का। उसके बाद टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो भाई देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ड्रग से रिलेटेड। तो सबसे पहले ड्रग का जेनरिक नेम होना चाहिए, डोजेज फॉर्म, किस डोजेज फॉर्म में सुटेबल है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा एडल्ट और पीडियाट्रिक डोज क्या क्या हो सकती है ना, मतलब भाई बच्चों की डोज अलग है, एडल्ट की डोज अलग है। उसके बाद किस रूट से उसको एडमिनिस्टर करना है, उसका कॉस्ट वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे हमारी मेंशन होनी चाहिए। और स्पेशल इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशंस होते हैं। एब्रीविएशंस मतलब कि हमारे शॉर्ट फॉर्म जो कि हमारे डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ओडी है तो ओडी का मतलब क्या होगा, वंस डेली। जैसे आईवी, आईवी का मतलब क्या होगा, इंट्रावेनस। आईएम, आईएम का मतलब क्या होगा, इंट्रामस्कुलर। तो आईवी, आईएम, ओडी ये सब शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग एब्रीविएशंस बोलते हैं। तो हॉस्पिटल से अप्रूव्ड जो भी एब्रीविएशंस है वो भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद कैसे पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करना है उसके रूल्स मेंशन होने चाहिए। शुगर फ्री ड्रग्स लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक कन्वर्जन टेबल्स, तो जो कन्वर्जन टेबल्स होती हैं जैसे कि ग्राम को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, एमएल को लीटर में, ऐसे डेसीमीटर में, तो वो सारे मैट्रिक कन्वर्जन टेबल भी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद पॉइजन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, तो अगर मान लीजिए किसी ने पॉइजन को कंज्यूम कर लिया तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, क्या क्या उसके एंटीडोट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो भी ड्रग यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकती है तो उनकी भी एक टेबल यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अपने कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड अ ड्रग लिस्ट के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी और ड्रग लिस्ट क्या होती है, कुछ खास नहीं है। मतलब ड्रग लिस्ट क्या है कि एक ऑफिशियल नेशनल बुक होती है जिसमें सारी ड्रग लिस्ट मेंशन होती है। इसको फार्माकोपिया की तरह भी ले सकते हो। और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी मतलब हमारा हॉस्पिटल की एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की जो ड्रग लिस्ट होती है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स बाय देयर जेनरिक नेम्स फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेंथ, फॉर्म, पोजोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, यूज एंड रिकमेंडेड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में होती है ड्रग्स से रिलेटेड, ठीक है, कि ड्रग को इस तरीके से लिस्ट करते हैं। और वहीं ड्रग लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा मतलब देखो लिस्टिंग तो लगभग सेम ही होती है यहाँ पे,
यहाँ पे भी हमारी जेनरिक नेम से ड्रग लिस्ट होती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मतलब कह सकते हो स्ट्रेंथ के हिसाब से, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी लगभग लगभग यहाँ पे मेंशन ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि सबसे पहली बात कि जो हमारी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है ये होता है प्रिपेयर्ड लोकली बाय इट्स ऑन क्लिनिकल स्टाफ। यानी कि देखो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है कि हर एक हॉस्पिटल की अपनी जो है खुद के स्टाफ उसको प्रिपेयर करते हैं। मतलब उस हॉस्पिटल का जो चीफ फार्मासिस्ट होता है, जो मेन हमारा डॉक्टर हेड होता है, तो वो सभी मिलके यहाँ पे खुद ही हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी को डिजाइन करते हैं। वहीं पे जो ड्रग लिस्ट होती है ये जो एक कंट्री है उसके आउटस्टैंडिंग क्लिनिशियन, मतलब कि एक कंट्री के टॉप जो क्लिनिशियंस होते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो मिलके यहाँ पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर हॉस्पिटल के टॉप कह सकते हो चीफ हो गए, ठीक है, और यहाँ पे पूरे कंट्री के जो भी चीफ डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, फार्माकोलॉजिस्ट हो गए, वो मिलके हमारी ड्रग लिस्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बात करें तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्ट टू लोकल नीड्स एंड डिजायर्स। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि जब भी मान लीजिए यहाँ पे होता क्या है कि भाई हमारा एक हॉस्पिटल के अंदर के लोग ही तो इसको बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो ऐसी कोई ड्रग मेंशन कर दें, या फिर हो सकता है कभी कभी किसी ड्रग को ब्रांड नेम से भी वो मेंशन कर दे। कोई भाई देखिए वहाँ पे कोई चेक नहीं करने आ रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन डाली हो सकता है वो उनके खुद के डिजायर या फिर खुद के फायदे के लिए भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ड्रग लिस्ट में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिजायर वगैरह नहीं इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी और ड्रग लिस्ट में एक डिफरेंस हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में, कि जब भी हम लोग एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हमें रखनी होती है। तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी हमारी एक प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की, जो कि हम लोगों ने देखा ही। उसके बाद कमेटी हमारा फ्री होती है टू मेक, मतलब कि जो भी नेसेसरी डिसीजंस हैं रिगार्डिंग द मटेरियल, ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल्स को, कौन कौन सी ड्रग को रखना है, किसको नहीं रखना है, उसके रिलेटेड कमेटी हमारी फ्री होती है। ठीक है, वो जिस ड्रग को चाहे रख सकती है, जिसको चाहे नहीं रख सकती है। द फिजिकल अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मुलरी इज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स यूज। तो यहाँ पे देखो जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है भाई, फॉर्मुलरी दिखने में हमारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। फॉर्मुलरी शुड बी विजुअली प्लीजिंग, दिखने में अच्छी हो, इजिली रीडेबल हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको हम इतना कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया गया कि नॉर्मल इंसान उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है। एक फॉर्मुलरी को एक नॉर्मल फार्मासिस्ट डॉक्टर तो पढ़ ही ले, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट भी उसको देखना चाह रहा है तो वो भी समझ पाए, इस तरीके से उसको डिजाइन करना चाहिए। और प्रोफेशनल भी हमारी फॉर्मुलरी दिखनी चाहिए। तो फॉर्मुलरी में देखिए सबसे पहला होता है इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने भी इस हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाने में अपना कह सकते हो सपोर्ट दिया है, जो भी फार्मासिस्ट, जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनका नाम यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, उनको यहाँ पे कह सकते हो एक्नॉलेज किया जाता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट फॉर्म है उनकी सारी लिस्ट मेंशन होती है। उसके बाद इंटेंडेड यूजेज ऑफ द फॉर्मुलरी मैनुअल, यानी कि इस फॉर्मुलरी का क्या यूज है, किस लिए तैयार की गई है, ठीक है, क्या क्या उसके इंटेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन होती हैं इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो कुछ पेजेस होते हैं वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारे ड्रग के रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका जेनरिक नेम, डोजेज फॉर्म, इंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने, साइड इफेक्ट क्या है, डोजेज फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, ड्रग इंटरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंशन होती हैं। उसके बाद हमारा आता है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ड्रग। तो यहाँ पे देखो अब जो भी ड्रग हमने यहाँ पे मतलब जो भी ड्रग फॉर्मुलरी में डाली गई है तो उसका प्राइस क्या है, उसके रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशंस हैं, उसकी स्टोरेज गाइडलाइंस क्या है, कैसे उसको स्टोर करना है, पेशेंट काउंसलिंग की मतलब उस ड्रग से रिलेटेड पेशेंट को क्या क्या बातें जरूर बतानी ही है। उसके बाद उसके अच्छा यहाँ पे जैसे होना ये चाहिए कि जो हमारी ड्रग है वो जेनरिक नेम से मेंशन हो, लेकिन अगर वही जेनरिक ड्रग किसी ब्रांड नेम से आती है तो वो ब्रांड नेम्स भी यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो पैरासीटामॉल मेंशन है तो पैरासीटामॉल हमें ब्रांड नेम की बात करें तो डोलो के नाम से भी देखने को मिलती है, कैलपॉल के नाम से देखने को मिलती है। तो ये सारे ब्रांड नेम भी हमारी ड्रग के मेंशन होने चाहिए। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर आ जाता है प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस। तो कैसे हमारा ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन की, तो वो भी एक एक्सेप्टेड मैट्रिक सिस्टम में जो है दी जानी चाहिए। मतलब कि जो
एक्सेप्टेड मैट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है, कि जो सभी लोग समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने कोई ऐसी यूनिट लिख दी जो कि नॉर्मल इंसान के समझ में ही नहीं आ रही है ना? तो वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद करेक्ट डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस, तो कैसे दवा को डिस्पेंस करना है उसके रिलेटेड जो एक करेक्ट गाइडलाइंस हैं वो भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद प्रिवेंशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडीआरएस, तो जो हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी फॉर्मूलरी में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जनरल ड्रग यूज एडवाइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईवी ड्रग्स को कैसे यूज करना है। उसके बाद जो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, लिवर किडनी डिजीज हो गई, तो इन सारे केस में मान लो कोई दवा अगर दी जा रही है तो कैसे उसको उस टाइम यूज करना है, उसके रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं। उसके बाद पॉइजन, जितने भी टाइप के पॉइजन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके एंटीडोट्स, और उसके बाद स्नेक बाइट, इंसेक्ट बाइट, इन सबका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद मिसलेनियस सेक्शन में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चिल्ड्रंस डोज मेंशन होती है दवा की। उसके बाद रीनल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो अगर कोई रीनल इश्यू है तो वहाँ पे कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। उसके बाद मैट्रिक यूनिट्स क्या है, डायग्नोस्टिक एड्स क्या है, ठीक है, मतलब कौन कौन से डायग्नोस्टिक एड्स, मतलब कि एक्स्ट्रा डायग्नोस्टिक चीज़ें मेंशन करी जा सकती हैं, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी मिसलेनियस सेक्शन में मेंशन होती हैं। तो देखो, ये हमारा हो जाता है कंटेंट, हाउ टू प्रिपेयर अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, और क्या क्या उसके अंदर हमारी चीज़ें मेंशन करनी है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिवीजन ऑफ फॉर्मुलरी के बारे में, तो देखो, रिवीजन का मतलब है कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है कि भाई हर साल कुछ ना कुछ नई ड्रग्स मार्केट में आती हैं, कुछ कुछ ऑलरेडी जो ड्रग्स होती हैं तो कभी कभी वो मार्केट से रिमूव कर दी जाती हैं। तो हमें ज़रूरी है ना कि अगर अगर कोई ऐसी ड्रग है जो कि पता चले उसके उसके रिलेटेड बहुत सारे साइड इफेक्ट सुनने में आ रहे हैं, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट सुनने में आ रहे हैं, तो उसको अगर रिमूव किया गया तो फॉर्मुलरी से भी उसको रिमूव करना होगा हमें, या फिर फॉर्मुलरी में कोई नई ड्रग ऐड भी करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखना होता है। तो सबसे पहला आ जाता है रिवीजन ऑफ फॉर्मुलरी। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होती है, तो ये हमारी मीटिंग्स को होल्ड करती है टू डिस्कस अबाउट द रिवीजन, ठीक है। तो मतलब कि जब भी यहाँ पे फॉर्मुलरी में कोई रिवीजन करना होता है तो सबसे पहले एक मीटिंग अरेंज करी जाती है। उसके बाद देखिए, कम से कम एनुअल रिवीजन नेसेसरी होता है, मतलब हर साल फॉर्मुलरी में जो है चेंजेस नेसेसरी होते ही हैं, क्योंकि हर साल थोड़े बहुत चेंजेस होते ही हैं, कुछ ना कुछ नई ड्रग्स आ जाती हैं, तो एक एनुअल रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द ड्रग प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ सर्टेन ड्रग्स फ्रॉम द मार्केट एंड चेंजेस इन द हॉस्पिटल पॉलिसीज। मान लो कोई नई दवा नहीं भी आई है, पर अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, ठीक है, या फिर ड्रग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पे उन सभी चीज़ों को मेंशन करने के लिए एक एनुअल रिवीजन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। The addition of details of a drug is done by attaching a supplement sheet at the back of the formulary। अब मान लो कोई ड्रग है जो कि फॉर्मुलरी में ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन उसके रिलेटेड मान लो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मार्केट में आई है, तो अगर उसको, जैसे मान लो एक दवा है, अब उसको उसके रिलेटेड कोई एडिशनल डाटा अगर मार्केट में अवेलेबल हुआ है, तो उसको अगर अटैच करना है फॉर्मुलरी में, तो हमें क्या करना होता है कि लास्ट में, ठीक है, फॉर्मुलरी के सबसे पीछे एक सप्लीमेंट्री शीट लगा के वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करी जाती है। द एडिशन ऑफ एनी ड्रग टू द फॉर्मुलरी, जब कॉम्प्लेक्स डिसीजन, तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई नई दवा अगर हमें फॉर्मुलरी में मेंशन ऐड करनी है तो ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना है, मान लो कोई दवा ऐड करनी है या फिर कोई दवा डिलीट भी करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है वो एक मीटिंग को अरेंज करेगी, सभी मेडिकल स्टाफ को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा और सभी की राय मशविरे से ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे होती हैं। तो ये हमारा हो जाता है रिवीजन ऑफ फॉर्मुलरी। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एडिशन ऑफ ड्रग के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो एडिशन ऑफ ड्रग है, मतलब कि अगर फॉर्मुलरी में कोई दवा ऐड करनी है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाके एक दवा ऐड हो सकती है, तो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई भी दवा फॉर्मुलरी में ऐड करनी है तो सबसे पहले वो हमारा जो नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है या फिर फार्माकोपिया है, उसमें हमारी वो दवा जरूर होनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में वो दवा मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जो डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग है शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लाइसेंस कंपनी, यानी कि एक जो भी डोजेज फॉर्म उस दवा की मेंशन करनी है हमें, तो वो डोजेज फॉर्म एक लाइसेंस्ड कंपनी के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए, ठीक है, जिसका एक प्रीवियस गुड रिकॉर्ड हो, है ना, उसका गलत रिकॉर्ड ना हो। द डोजेज फॉर्म विथ ऑल कंटेंट रिटर्न कैन ओनली बी एडेड इन द फॉर्मुलरी। अब मान लो कोई दवा है, अब उसकी कोई डोजेज फॉर्म अगर हमें ऐड करनी है फॉर्मुलरी में, तो उसके रिलेटेड जब सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होता है तभी हम लोग यहाँ पे उसको फॉर्मुलरी में ऐड कर सकते हैं। द स्पेसिफाइड डोजेज फॉर्म शुड गेट अप्रूवल फ्रॉम लोकल फिजिशियन फॉर इट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी। तो जो भी डोजेज फॉर्म हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो लोकल फिजिशियंस होते हैं वो उनके थ्रू यहाँ पे अप्रूव होनी चाहिए कि हाँ, इसकी एक थेरेपेटिक एक्टिविटी है, ये काम करती है अच्छे से।
द ड्रग ओनली विथ रिपोर्टेड थेरेपेटिक एफिकेसी कैन बी एडेड टू द फॉर्मुलरी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम लोग ऐसी ड्रग को ही फॉर्मुलरी में ऐड कर सकते हैं जिसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी को यहाँ पे प्रॉपरली रिपोर्ट किया गया हो, ठीक है, प्रॉपरली चेक किया गया हो। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी ड्रग ऐड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वो एफिकेशियस है कि नहीं है, वो पोटेंट है, वो सेफ है, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही, यानी कि देखिए आफ्टर चेकिंग अबव पैरामीटर्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे जो है डाली जाती है, इज डन फॉर बाय सबमिटिंग फॉर्मुलरी एडिशन रिक्वेस्ट। तो एक फॉर्मुलरी एडिशन रिक्वेस्ट अलोंग विद सपोर्टिंग लिटरेचर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मुलरी एडिशन रिक्वेस्ट हम लोग डालते हैं जिसके साथ जो भी सपोर्टिंग लिटरेचर, मतलब कि उस दवा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कुछ क्यों उस दवा को ऐड करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, और अलोंग विद साइन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीडीसी, ठीक है। तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी के एक साइन डिस्क्लोजर के साथ, एक सपोर्टिंग लिटरेचर और एक एडिशन रिक्वेस्ट के साथ हम लोग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किसको, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी को ही सबमिट करते हैं। और जब यहाँ पे फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेती है तो उसके बाद वो चाहे तो बिना रिस्ट्रिक्शन के या फिर रिस्ट्रिक्शन के साथ उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकती है और ड्रग को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है ड्रग को ऐड करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं कि हाँ ठीक है दवा ऐड हो गई है लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन के साथ, और हो सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के भी ऐड हो सकती है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ ड्रग। और अगर हम लोग बात करें डिलीशन ऑफ ड्रग के बारे में, तो डिलीशन मतलब अगर हमें फॉर्मुलरी में जो ड्रग ऑलरेडी लिस्टेड है अगर उसको हटाना है तो उसके रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात की, अगर किसी दवा को डिलीट करना है तो उसका जो सजेशन होता है, तो जो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ होता है तो वो सबसे पहले सजेशन देता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी को। उसके बाद देखिए सजेशन में जो है जो भी ड्रग की इंफीरियरिटी है, मतलब कि जो दवा है वो क्यों हमें डिलीट करनी है, वो क्यों इंफीरियर है, फिर क्यों मतलब वो हो सकता है सुपीरियर हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन एमओए और विथ स्पेसिफाइड इंडिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिक इंडिकेशन। तो यहाँ पे मतलब कि वो दवा, ठीक है, क्यों हमारी डिलीट करनी है, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है, ठीक है, कि उसका एमओए कैसा है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, उसका स्पेसिफिक इंडिकेशन क्या है। तो वो सारी चीज़ें मेंशन हमें करनी होती है जब भी यहाँ पे मेडिकल स्टाफ को डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। उसके बाद देखिए, टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ फॉर्मुलरी सम एडिशन आर बैलेंस्ड बाय डिलीशन ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि जैसे एक फॉर्मुलरी है, ठीक है, तो मतलब एक फॉर्मुलरी क्या है, एक बुक ही तो है। तो उस बुक में अगर हर साल हम लोग कुछ दवा ऐड कर रहे हैं तो फिर वो बुक धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो सकता है वो मोटी हो जाए, ठीक है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बुक बहुत ज़्यादा ही मोटी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए, तो कुछ दवा जब हम लोग ऐड करते हैं तो कुछ दवाओं को हम लोग यहाँ पे डिलीट भी कर देते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि जरूरी दवा को डिलीट कर देंगे, ऐसी दवाओं को ही डिलीट करते हैं जो कि कह सकते हो या तो बहुत ही लेस यूज होती हैं, या फिर कुछ कुछ दवाएं हमारी डुप्लीकेशन, मतलब कि दो दवाएं जो कि सेम ही एक्शन शो करती हैं, तो जो सेम एक्शन शो करने वाली दवाएं हैं तो एक को हटा हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो पीडीसी पीरियोडिकली रिव्यूज द डिलीशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे रिव्यू करती रहती है कि भाई जो दवा हटी है या तो उसका बहुत ही लेस यूज हो रहा हो या तो वो डुप्लीकेट हो। फर्दर डिलीशन ऑफ ड्रग्स आल्सो डन इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड इक्वली एफिकेशियस एंड पोटेंट ड्रग एज कंपेयर टू कॉस्टियर वंस। तो यहाँ पे देखिए जो कॉस्टली ड्रग्स होती हैं, कॉस्टलियर वंस, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ड्रग है, अब वो मान लीजिए 100 रुपए की है और वहीं पे एक ड्रग है जो कि 10 रुपए की है, तो अगर वो 10 रुपए वाली ड्रग उस 100 रुपए वाली ड्रग जैसा सेम ही काम कर रही है, सेम इफेक्ट शो कर रही है, सेम पोटेंट है, तो भाई वहां पे जो 100 रुपए वाली ड्रग है उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है और 10 वाली को ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे डिलीशन ऑफ ड्रग, और यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।